अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9.7। क्वेश्चन है FeH2O6 3+ is strongly paramagnetic whereas FeCN6 3- is weakly paramagnetic। इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहला वाला जो कंपाउंड है वो है हमारा FeH2O6, वो है FeH2O6 3+। तो इस कंपाउंड में आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो है +3। Fe का +3 स्टेट पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5। ये है Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये हो गया हमारा 3d ऑर्बिटल, और 3d ऑर्बिटल के बाद आएगा 4s 4p। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो लिगेंड है हमारा, ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड क्या है, H2O। लिगेंड है हमारा H2O जो एक वीक फील्ड लिगेंड है। H2O एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड, ये वीक फील्ड लिगेंड होने के लिए क्या होगा, ये जो d इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड अप नहीं हो सकते। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा कुछ इस तरह 3d5। तो ये हो जाएगा हमारा 3d इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 5। तो चलिए अब देखते हैं जो नेक्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है FeCN6। हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है FeCN6 3-। तो इसमें भी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयरन +3 स्टेट पर है। इसका मतलब ये भी 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो लिगेंड है Cn- वो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये जो लिगेंड है ये है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, ये जो हमारा 3d ऑर्बिटल है, ये जो हमारा 3d ऑर्बिटल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसको पेयर कर देंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होता है। इसलिए ये क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पर पेयर कर देंगे 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हम लोगों के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उस है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है 1। और पहला जो एग्जाम्पल था वहां पर हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, था 5। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था 5। और जो दूसरी एग्जाम्पल है, जो दूसरी कंपाउंड है, वहां पर हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1। तो इसीलिए जो फर्स्ट कंपाउंड है मींस FeH2O6 3+, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के लिए ये हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक। और जो दूसरा कंपाउंड है उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के लिए जो दूसरा कंपाउंड है FeCN6 3-, इसमें एक अनपेयर्ड होने के लिए
ये हो जाएगा वीकली पैरामैग्नेटिक, ये हो जाएगा हमारा वीकली पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.8 का, एक्सप्लेन CONH3 3+ is an inner orbital complex whereas NiNH3 2+ is an outer orbital complex। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो पहला कंपाउंड है वो है CONH3 वो है CONH3 3+। तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3+, कोबाल्ट 3+। तो यानी कि कोबाल्ट 3+ का मतलब हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारा 3d6। ठीक है, 3d6। अब यहाँ पर लिगैंड है NH3 और कोबाल्ट का चार्ज है 3+। अब ये जो NH3 लिगैंड है ये एक बॉर्डर लाइन लिगैंड है, NH3 हमारा बॉर्डर लाइन लिगैंड है। और यहाँ पर कोबाल्ट का चार्ज +3 होने के लिए, यहाँ पर कोबाल्ट का चार्ज ज्यादा होने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो d इलेक्ट्रॉन है वो पेयर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो d इलेक्ट्रॉन है वो पेयर हो जाएगा। ये हो गया हमारा 3d, इसके बाद 4s, इसके बाद आएगा 4p और 4d। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर लिगैंड है 6 लिगैंड है, मतलब कोबाल्ट का यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। तो हम लोग के पास अवेलेबल ऑर्बिटल है ये 2 d ऑर्बिटल, एक 4s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो लिगैंड है ये यहाँ पर बॉन्ड करेगा 1 2 3 4 5 6। तो ये यहाँ पर हमारा एमोनिया जो लिगैंड है ये इस ऑर्बिटल पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो इनर d ऑर्बिटल है, यहाँ पर हमारा जो इनर d ऑर्बिटल है ये यूज हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो 3d ऑर्बिटल है ये बॉन्डिंग के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए ये आपका हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा d2sp3। Since inner d orbitals are used in this bonding, so in this coordination bond, तो this compound will be inner orbital complex। ये हो जाएगा हमारा inner orbital complex। Since the inner d orbital are used in this compound। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा निकेल NiNH3 2+। यहाँ पर हमारा निकेल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो है +2। तो निकेल +2 का मतलब हो गया हमारा, निकेल +2 का मतलब हो गया ये हो जाएगा 3d8 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर निकेल +2 स्टेट पर है और NH3 एक बॉर्डर लाइन लिगैंड है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये है हमारा ऑर्बिटल। तो यहाँ पर d इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो यहाँ पर कोई भी d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है बॉन्डिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी निकेल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, यहाँ पर भी निकेल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। तो हमको 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए बॉन्डिंग के लिए। तो हम लोगों के पास है एक 4s, 3 4p और 2 4d ऑर्बिटल। यहाँ पर हम लोग को ये जो अमोनिया लिगेंड है ये यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड करेगा। हम सिर्फ इन लिख रहा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो आ रहा है वो हो जाएगा sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। एंड सिंस यहाँ पर आउटर जो 4d ऑर्बिटल है, सिंस यहाँ पर ये जो आउटर 4d ऑर्बिटल ये बॉन्डिंग के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए इस कंपाउंड को हम कह सकते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको हम कह सकते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सिंस द आउटर d electrons are used, the outer d orbital are used in this compound, so this compound को हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। ठीक है, सिंस 4d orbitals are used in bonding। तो ये हो जाएगा हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, predict the number of unpaired electrons in the square planar PtCN4 2- ion, the number of unpaired electrons in the square planar complex। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर वो है Pt प्लैटिनम NH3 CN4 प्लैटिनम CN4 2-। तो यहाँ पर प्लैटिनम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है xenon 4f14 5d9 6s1। तो यहाँ पर प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर प्लैटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। यहाँ पर प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यानी कि प्लैटिनम +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारा 5d8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारा 5d8। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें 5d8 का, तो यहाँ पर जो लिगेंड है वो है साइनाइड, और साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, जो 5d का जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड अप हो जाएगा, वो पेयर्ड अप हो जाएगा क्योंकि साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पेयर्ड होने के लिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0। और हमारा क्वेश्चन पर यही बताना था कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इस कंपाउंड में। तो इस कंपाउंड में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0। ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.10 का। क्वेश्चन है द hexamanganese ion contains 5 unpaired electrons while the hexacyano ion contains only 1 unpaired electron. Explain using crystal field theory। तो यहाँ पर हमारे पास
दो ऑप्शन है, दो कंपाउंड है। एक है मैंगनीज, लिगेंड है एक्वा, और एक कंपाउंड है जिसका सेंट्रल मेटल मैंगनीज है लेकिन लिगेंड है साइनाइड। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिगेंड है H2O वो है हमारा वीक फील्ड लिगेंड, और यहाँ पर जो लिगेंड है साइनाइड वो है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड जो डी इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर होने नहीं देते, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये क्या करते हैं, डी इलेक्ट्रॉन में जो सारी इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर कर देते हैं। ठीक है, तो अगर फर्स्ट कंपाउंड की बात करें, इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 पर, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5। अगर इसको अब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर एक्सप्लेन करें तो ये हो जाएगा, तो ये है हमारा क्रिस्टल फील्ड स्ट्रक्चर। ये है d ऑर्बिटल जो स्प्लिट हो जाता है दो सेट पर। ये जो दो ऑर्बिटल है इसको हम कहते हैं Eg, और ये 3 जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है इस सेट को हम कहते हैं T2G। Eg सेट का नाम क्या है, ये है dz² एंड dx² y² ऑर्बिटल, एंड ये जो T2G सेट है ये क्या है, dxy dyz एंड dzx ऑर्बिटल। तो ये जो एनर्जी गैप है इस टू ऑर्बिटल के बिटवीन जो एनर्जी गैप है इसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसको हम del0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फर्स्ट कंपाउंड है यहाँ पर ये जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, पेयरिंग एनर्जी इससे ज्यादा होता है, पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू इससे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होते, और इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरह होता है, T2G पर 3 इलेक्ट्रॉन और एक Eg पर। तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड था MnH2O6 इसका क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक्सप्लेनेशन था ये हो गया इस तरह। अब आते हैं हम दूसरे कंपाउंड पर जो है MnCnH6 4-। यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर भी +2, इसका मतलब ये हो गया हमारा 3d5। लेकिन यहाँ पर जो लिगेंड है हमारा वो है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखें तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया क्या, ये हो गया हमारा Eg एंड T2G लेवल, और ये जो गैप है इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसको हम del0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है ये पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा, ये पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है ये पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा, और हमारा इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होगा वो हो जाएगा इस तरह 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर Eg लेवल पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वैकेंट है, और T2G पर इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड जो कंपाउंड है उसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो स्टूडेंट्स चले आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक्सरसाइज में। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ वार्नर्स पोस्टुलेट्स। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोगों को वार्नर्स पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो हमारा जो वार्नर्स पोस्टुलेट्स है वो क्या है देखते हैं। नंबर 1 पर है मेटल शोज। तो ये जो पोस्टुलेट्स है, फर्स्ट है मेटल्स शोज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ पर ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकेंडरी वैलेंसी है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंड है ये होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंड होगा कोऑर्डिनेशन नंबर इज फिक्स्ड फॉर एवरी मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये फिक्स्ड रहेगा, ओके, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी कैन वेरी। थर्ड जो पोस्टुलेट्स है वो है, थर्ड जो है नेगेटिव आयन सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी एंड नेगेटिव और न्यूट्रल आयन सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी। नेगेटिव आयंस जो है, जो आयोनाइजेशन स्फीयर पर रहते हैं वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, एंड नेगेटिव और न्यूट्रल आयंस के मतलब है यहाँ पर लिगेंड्स, यहाँ पर जो लिगेंड्स है वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। और लास्ट जो पोस्टुलेट्स है, secondary valency are directional in nature and determine the stereochemistry of complex। secondary valency यानी कि coordination number से हम लोग को वो जो कंपाउंड है उसका stereochemistry यानी कि उसका शेप, उसका आइसोमेरिज्म, ये सब डिटरमाइन हम लोग कर सकते हैं सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो ये हो गया हमारा वार्नर्स पोस्टुलेट्स जो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग को डिफाइन करते हैं। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 9.2। FeSO4 solution mixed with ammonium sulfate solution in 1:1 molar ratio gives the taste of Fe2 plus ion, but CuSO4 solution mixed with aqueous ammonia in 1:4 molar ratio does not give the taste of Cu2 plus ion. Explain why। तो हमारा जो क्वेश्चन है 9.2 का, तो यहाँ पर फर्स्ट जो है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि FeSO4 मिक्स्ड विथ एमोनियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट से मिक्स होता है 1:1 रेशियो पर, और यहाँ पर हम लोग को Fe2 प्लस का पॉजिटिव टेस्ट दिखाई देते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो FeSO4 और एमोनियम सल्फेट है ये दोनों जब मिक्स होते हैं ये फॉर्म करते हैं मोर सॉल्ट फॉर्म करते हैं, और ये मोर सॉल्ट हम लोग को पता है कि ये एक डबल सॉल्ट है। मोर सॉल्ट जो है ये हमारे एक डबल सॉल्ट है, ये हमारा डबल सॉल्ट है। और डबल सॉल्ट का नेचर क्या है? डबल सॉल्ट्स गिव्स फ्री आयंस इन सॉल्यूशन। डबल सॉल्ट जो है वो जब सॉल्यूशन पे जाते हैं फ्री आयन इन सॉल्यूशन, तो ये फ्री आयन प्रोड्यूस करते हैं। डबल सॉल्ट प्रोड्यूस फ्री आयंस इन सॉल्यूशन। तो ये जो फ्री आयंस है ये फ्री आयंस हम लोग को टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। चलिए देखते हैं कि मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है। ये मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? तो जब FeSO4 एमोनियम सल्फेट से रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हम लोगों को मिलता है FeSO4 NH4 whole 2 SO4.6H2। ये हो गया हमारा मोर सॉल्ट का फॉर्मूला जो है, ये हो गया हमारा मोर सॉल्ट का फॉर्मूला जो है एक डबल सॉल्ट जो सॉल्यूशन पर फ्री
Fe2+ आयन प्रोड्यूस करते हैं और thus we get पॉजिटिव टेस्ट फॉर Fe2+ आयन। ये जो मोर सोल्यूशन है ये सोल्यूशन पर फ्री Fe2+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, फ्री Fe2+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, ये फ्री Fe2+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, ये फ्री Fe2+ आयन गिव्स द पॉजिटिव टेस्ट, गिव्स पॉजिटिव टेस्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड को। हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है CuSO4। ये मिक्स हो रहा है एमोनिया से, ये मिक्स हो रहा है एमोनिया से। तो यहाँ पर क्या होता है, CuSO4 जब एमोनिया से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसका फॉर्मूला है CuNH3 5H2। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जब वाटर पर डिसॉल्व होते हैं तो ये फ्री आयन, यहाँ से कोई भी फ्री आयन प्रोड्यूस नहीं होते, यहाँ से कोई भी फ्री आयन प्रोड्यूस नहीं होते। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर कोई भी नो फ्री Cu2+ आयन इज देयर। इसके लिए क्या होता है, ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे सकते। यहाँ पर कोई भी फ्री क्यूप्रिक आयन नहीं होने की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है, जब कॉपर सल्फेट जब एमोनिया से रिएक्ट करते हैं, जो जब मिक्स होता है, तब कोई भी Cu2+ का कोई पॉजिटिव टेस्ट हम लोग को दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जो कोई भी फ्री Cu2+ आयन नहीं प्रोड्यूस कर सकते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, explain with 2 examples each of the following: coordination entity, ligand, coordination number, coordination polyhedron, homoleptic and heteroleptic। तो इसको हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसको कहते हैं? The central metal ion bonded to fixed number of oppositely charged ions। एक्चुअली ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जहां पर एक सेंट्रल मेटल वो एक ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन के साथ बॉन्डेड होता है। तो ये जो थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो कंपाउंड है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब चले आते हैं लिगेंड। लिगेंड किसको कहते हैं? एन एटम और मॉलिक्यूल capable of donating a pair of electron to the central metal and forms coordinate bond with it। जो एटम और मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल को एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं लिगेंड। लिगेंड का जो एग्जाम्पल है वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है एमोनिया, वो हो सकता है क्लोरीन Cl-, वो हो सकता है Br। तो ये है हमारा लिगेंड का एग्जाम्पल। और इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं? द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल। द टोटल नंबर ऑफ जो लिगेंड्स है जो सेंट्रल मेटल के साथ अटैच्ड होता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल देख सकते हैं NiCO4। यहाँ पर जो कार्बोनिल है ये हमारा लिगेंड है, ये 4 नंबर है, 4 है, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। अब हम चले आते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन पर, जिसका डेफिनेशन है
the spatial arrangement of ligands which are directly attached to the central metal। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो अरेंजमेंट है, जो अरेंजमेंट इसका जियोमेट्री डिटरमाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। यहाँ पर एक एग्जांपल है CONH3 3+ का, जिसका जियोमेट्री है ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। यहाँ पर जो लिगेंड है वो कोबाल्ट के साथ ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट पर आते हैं और इसका जियोमेट्री हो जाता है ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। इसके बाद आते हैं होमोलिप्टिक। होमोलिप्टिक किसको कहते हैं? होमोलिप्टिक का डिफिनेशन क्या है? मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम्स। जब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक ही तरह के लिगेंड आते हैं, उसको हम कहते हैं होमोलिप्टिक कंपाउंड। एक फॉर एग्जांपल वी कैन से, जो निकेल का जो एग्जांपल है, यहाँ पर लिगेंड जो है वो एक ही तरह लिगेंड है। एमोनिया वो ही 6 टाइम्स आते हैं, 6 एमोनिया लिगेंड है। तो जब एक ही तरह के लिगेंड अटैच्ड होते हैं मेटल से, उसको हम कहते हैं होमोलिप्टिक। हेट्रोलिप्टिक किसको कहते हैं? हेट्रोलिप्टिक कहते हैं जब ये लिगेंड मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम जब होते हैं कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, तो इसको हम कहते हैं हेटेरोलिप्टिक। फॉर एग्जांपल जो हमारा ये जो मेटल है कोबाल्ट, इसके साथ जो लिगेंड है 3 है क्लोरीन और 3 है एमीन लिगेंड। तो यहाँ पर दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ एटम और डिफरेंट काइंड ऑफ डोनर एटम होने के लिए इसको हम कहते हैं हेटेरोलिप्टिक कंपाउंड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9.4 पर। What is meant by unidentate, didentate and ambidentate ligands? Give 2 examples for each. तो चलिए देखते हैं। तो unidentate ligand किसको कहते हैं? The ligands that can donate electron pair from only one atom. इसका मतलब है ये जो लिगेंड है NH3 और वाटर, यहाँ पर एक ही एटम से हम लोग को इलेक्ट्रॉन डोनेट हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल H2O पर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और एमोनिया पर जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो एक मेटल को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर जो 2 लिगेंड है वो एक ही एटम से एक ही मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इस टाइप लिगेंड को हम लोग कहते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड। हमारा जो नेक्स्ट है बाइडेंटेड लिगेंड, इसका डेफिनेशन क्या है? लिगेंड दैट डोनेट 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ मेटल। तो यहाँ पर एक ही लिगेंड 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यहाँ का एग्जाम्पल क्या है? ये है इथिलीन डायमीन, इसका नाम है इथिलीन डायमीन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EN लिख सकते हैं। तो इथिलीन डायमीन में 2 नाइट्रोजन साइट है और 2 नाइट्रोजन साइट में ये दोनों ही नाइट्रोजन साइट से मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये दोनों तरफ से, दोनों साइड से मेटल को डोनेट कर सकते हैं, और ये हो जाता है हमारा बाइडेंटेड लिगेंड। ये क्या करते हैं? ये एक ही मेटल को दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सेंट्रल मेटल ये इस तरह यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बाइडेंटेड लिगेंड जो 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला है वो है एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड किसको कहते हैं? द लिगेंड दैट हैव द एबिलिटी टू बाइंड टू द सेंट्रल मेटल और सेंट्रल एटम वाया एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर लिगेंड तो एक ही है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं? ये जो लिगेंड है इसका एग्जाम्पल है साइनाइड और नाइट्रो। ओके, तो ये जो साइनाइड लिगेंड है ये क्या कर सकते हैं? ये दोनों ही साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते, लेकिन ये दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, कभी कार्बन साइड से तो कभी नाइट्रोजन साइड से। और नाइट्रो में भी
यही होता है। ये जो नाइट्राइट है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और ये ऑक्सीजन साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड व्हेन द बोथ साइड्स आर फ्लेक्सिबल टू डोनेट। कार्बन साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है, नाइट्रोजन साइड से भी हो सकता है। यहाँ पर नाइट्रोजन साइड से भी हो सकता है, ऑक्सीजन साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है। तो इसको